छत्तीसगढ़ में कोरोना एक बार फिर से पैर पसारने लगा है। 6 नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 9 हो गई है। नए मरीजों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। एक मरीज को निजी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, तो वहीं 2 मरीज पहले ही स्वस्थ होकर घर वापस लौट आए हैं। स्वास्थ्य विभाग सतर्क होकर निगरानी लगातार बढ़ा रहा है। लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है और इसके साथ ही पूरी तरह से इलाज की व्यवस्था कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, वहीं सरकार अलर्ट मोड पर है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ रहे हैं। रोहित, छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस तरफ हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में है, तो वहीं सरकार ने भी कहा था कि डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, देखिए देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है और छत्तीसगढ़ में भी ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और कल ही 6 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है और ये तमाम लोग छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हैं। इससे पहले भी 5 लोग संक्रमित थे और 5 लोगों का इलाज हुआ। उसके बाद इलाज करने के बाद में 2 संक्रमित ठीक हुए हैं और अभी फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या अगर कुल देखी जाए तो 9 हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जो है वो पहले ही जारी कर दिया था, जिसके बाद कोविड ओपीडी जो राज्य की सबसे बड़ा अस्पताल है मेकाहारा, वहां पर शुरू किया गया है। इसके अलावा जिला अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर अब रहने को कहा गया है, क्योंकि एकाएक मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में जिला अस्पतालों में भी जांच की जो तैयारी है वो की गई है। वहां पे भी जो तमाम जांच किट है वो पहुंच चुकी है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में जांच किट पहले से ही व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही वहां पे भर्ती करने के लिए भी अलग से व्यवस्था जो है वो की गई है। डॉक्टरों की विशेष टीम भी यहाँ पे बनाई गई है। तो कुल मिलाकर संक्रमितों की संख्या तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन घबराने वाली बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तक भी एक भी कोरोना संक्रमित मरीज की मौत इससे नहीं हुई है। और जो लोग संक्रमित हो रहे हैं वो बुजुर्ग हैं, यानी कि 60 साल की उम्र से ज़्यादा के, लेकिन उनको ज़्यादातर लोग जो है वो जल्द ही ठीक भी हो रहे हैं। तो ऐसे में लगातार आंकड़े तो बढ़ रहे हैं, लेकिन राज्य शासन भी जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बिल्कुल रोहित, देखिए यहाँ पर जो प्रशासन है, शासन है, सभी अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी लगातार अपनी निगरानी बनाए हुए है। और देखिए यहाँ पर जैसे कि आपने बताया कि मरीज तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मौत का मामला सामने नहीं आया, यानी कि लोग रिकवर भी जल्दी कर जा रहे हैं। आपका तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। आगे बढ़ेंगे और अगली खबर देखिए राजधानी रायपुर से है, जहां बीजेपी की कार्यशाला का आज आयोजन किया जा रहा है। एकात्म परिसर में इस कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आज आयोजन राजधानी रायपुर में किया गया है। संकल्प से सिद्धि अभियान को लेकर यह कार्यशाला चलाई जाएगी। 9 जून से संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत होगी। 21 जून तक यह अभियान चलेगा। 9 जून से 21 जून तक संकल्प से सिद्धि अभियान चलाया जाएगा और मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर यह खास अभियान चलाया जा रहा है। और अगली खबर जगदलपुर से है, जहां नक्सलवाद पर विशेष चर्चा की जाएगी। बीजिंग से बस्तर तक का संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माओवाद के विद्रूप चेहरे पर चर्चा होगी। नक्सलवाद के बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा भी इधर शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। फिल्म निर्देशक सुदीप्तो सेन भी उपस्थित रहने वाले हैं। आज जगदलपुर में नक्सलवाद पर विशेष चर्चा होगी। एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बीजिंग से बस्तर तक का संवाद कार्यक्रम है, जिसमें यहाँ पर देखिए गृह मंत्री भी पहुंच रहे हैं, तो वहीं फिल्म निर्देशक सुदीप्तो सेन भी उपस्थित रहने वाले हैं। नक्सलवाद पर यहाँ चर्चा की जाएगी, नक्सलवाद के बारे में जानकारी दी जाएगी और वहीं माओवाद के विद्रूप चेहरे पर भी यहाँ चर्चा होगी। अधिक जानकारी के साथ फोन कॉल पर हमारे सहयोगी संजय ठाकुर जुड़ रहे हैं। संजय, जगदलपुर में खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, नक्सलवाद पर यहाँ विशेष चर्चा होगी, तो ये कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है नक्सलवाद को लेकर के? सरकारी बात की नक्सलवाद से लड़ाई के लिए सिर्फ बंदूक काफी नहीं है। वैचारिक तौर पे भी ये बात जनता तक पहुंचानी होगी कि नक्सलवाद का चेहरा कितना खराब है और जिस कम्युनिस्ट विचारधारा को लेकर नक्सलवाद आगे बढ़ रहा है उसने क्या किया है। तो बीजिंग में हुई उस घटना का जिक्र कर रहे हैं इस वक्त, जहां हजारों छात्रों को टैंकों से कुचल दिया गया था क्योंकि वो लोग लोकतंत्र की मांग कर रहे थे। यही वजह है कि बीजिंग से लेकर बस्तर तक इस मुद्दे पर आज चर्चा की जा रही है। ये बताने की कोशिश की जाएगी कि जहां जहां कम्युनिस्ट शासन रहा है वहां आखिर क्या हाल हुआ है, वहां किस तरह से लोकतंत्र को कुचला गया है, लोगों की आवाज को दबाया गया है। यही वजह है कि इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है। इसमें अलग अलग लोग वर्गों शामिल होंगे, जिसमें वो अपनी बात कहेंगे। और देखिए, क्योंकि नक्सलवाद को लेकर सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है, एक लक्ष्य तय किया गया है कि 31 मार्च 2026 तक
देश से नक्सलवाद को खत्म करना है। ऐसे में सरकार सभी मोर्चों पर नक्सलवाद पर एक साथ प्रहार करने की मूड में है। सरकार लगातार नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चला रही है। हम देख रहे हैं कि सबसे बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो आम जनता है उसके मन में भी इस बात को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि नक्सलवाद से सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है अब तक, और इस नुकसान की भरपाई सिर्फ एक ही तरीके से होगी कि बस्तर से, देश से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाए। जी संजय, बिल्कुल देखिए, और यहाँ पर इसको लेकर के आज विशेष चर्चा भी होने जा रही है और गृह मंत्री भी पहुंचेंगे, तो बहुत ही खास कार्यक्रम होगा जहां नक्सलवाद को लेकर किस तरह से जो सरकार एक्शंस ले रही है उसको लेकर भी यहाँ चर्चा होगी। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय। आगे बढ़ेंगे और देखिए, अबूझमार एक ऐसा इलाका है जहाँ की मिट्टी में खून की बूंदें बसी हुई है। यह जंगल, जिसे नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, 40 सालों से आतंक का प्रतीक बन चुका है। पेड़ पौधों के बीच बसे इस इलाके में हर घर की एक अलग कहानी है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। एक ऐसा जंगल जिसकी मिट्टी में लाल लहू की बूंदें मिलती हैं। एक इलाका जो 40 सालों से नक्सलियों का गढ़ रहा है। एक ठिकाना जिसमें लाल आतंक पनपा है। एक पेड़ों का बसेरा जो आदिवासियों का घर है, और यहाँ हर घर की एक कहानी मिलती है। अबूझमार का बोड़गा गांव, जहां माओ ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में अपने बेटे खोए हैं। एक पिता ने अपना सहारा गंवाया है। बोड़गा गांव के ओयाम परिवार जो विचारधारा और गोलियों के बीच पिसा है। सरस्वती ओयाम के 3 बेटे थे। पहले राजू ओयाम, जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस में जवान थे, दूसरे रमेश ओयाम, जो कि किसान थे, और तीसरे रानू ओयाम, जो कि नक्सली थे। राजू बीजापुर के एंट्री में नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए। राकेश ओयाम पुलिस और नक्सलियों के बीच क्रॉस फायरिंग का शिकार हुए, तो रानू ओयाम पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। ये दुख कम नहीं था कि परिवार के 2 बच्चे बोटी ओयाम और लक्ष्मण ओयाम खेलते वक्त नक्सलियों के ग्रेनेड का शिकार हो गए। परिवार की महिला सरस्वती ओयाम भी नक्सलियों की आईईडी से अपने पैर गंवा चुकी हैं। अबूझमार की पहेली सुलझाना इतना आसान नहीं है। ढेरों मुश्किलों को पार कर ये कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये इंद्रावती नदी है जो उस अबूझमाड़ की सरहद को बताती है कि इस तरफ का इलाका जो है कैसा है, और ये हम जिस तरफ खड़े हैं ये अबूझमाड़ का सरहदी इलाका कहलाता है। हम यहाँ से बोड़गा गांव के लिए निकलेंगे। बोड़गा गांव वहाँ जिसमें एक बंदूक की गोली से 3 भाइयों की तकदीरें लिखी गई। ये बंदूक की गोली सिर्फ 3 मौतों की ही नहीं है, एक माँ के बिखरते सपनों की है, एक गांव की कहानी है जहाँ पर समाज और बंदूक की उस विचारधारा के बीच में लोग फंस चुके हैं। बोड़गा गांव में बना ये स्मारक राजू ओयाम की याद में बनाया गया है। गांव के लोग आज भी राजू को वैसे ही याद करते हैं। माँ सुकली ओयाम बेटे की बात करते हुए भावुक होती हैं, और हो भी क्यों ना, जो बेटे बुढ़ापे का सहारा बनने थे, अब उनकी सिर्फ यादें बची हैं। ನೀನದ್ ಮತ್ತ ಮಾವ ಸೆಟ್ಟಿಕೀನದ್ ಮತ್ತ ಅದೇನ್ ಟಾಡ್ ಪೋಟ್ ಅಂಜ್ ಮತ್ತವ್ರು ಇಚ್ಚರ್ತ ಕೊರ್ತಾತಿತ್ತ ನಿಂಜೂರಿ ಪೇರ್ಕೆ ಅಗಡಿನ ಹತ್ತರ್ಗಲ್ಲ ಪೋಡ್ ದೆಕ್ತ ಪಾಪ ಡೋಡ ತಿಂದಾಯ್ಕಿ ನಿತ್ತನ್ಕೆ ಇಂದ ತಾಂಜರ್ ಮತ್ತವ್ರು ಏರ್ ಮೇಯಲ್ಲ ಆಗಾಯಿ ಗೋಲಿ ಸಲಾಕಿತ್ತವ್ರು ಪುಲ್ಲಿಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅವರು ರಾಜು बेगसईद हत्तर मती आए मुख बेड़ हत्तर 12 हत्तर नक्सली गोली पड़ता और राजू ने भाई गुमसुम है। आखिर जिसके साथ वो पले बड़े, आज वो भाई इस दुनिया में नहीं है। नक्सलवाद के दंश ने इनके जख्मों को बार बार कुरेदा है। तो रमेश ओयाम तो बच्चे के लिए कार्यक्रम करने के लिए मुर्गा लेने गया था, उसी का बात बोला। तो राजू ओयाम का गंगालूर से नक्सल का गोली लग के मर गया। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में छत्तीसगढ़ ने बहुत कुछ खोया है। हमने 76 जवानों की शहादत देखी है। हमने झीरम में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला देखा है। हमने मरे हुए नक्सलियों के शव देखे हैं, लेकिन जो नहीं देखा है वो ये परिवार। लाल आतंक के खिलाफ इस जंग में ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने अपने लोगों की आहुति दी है। विस्तार न्यूज के लिए अबूझमाड़ से रौनक शिवहरी की रिपोर्ट।
और इसी बीच देखिए बड़ी खबर पेंड्रा से मिल रही है, जहां 4 टीआई और 3 एसआई के तबादले कर दिए गए हैं। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला पेंड्रा में। गौरेला और पेंड्रा के थाना प्रभारी बदले गए हैं। अंजना केरकेट्टा बनी है गौरेला थाना प्रभारी, तो वहीं रणछोड़ सेंगर को पेंड्रा थाना प्रभारी नियुक्त किया गया। सौरभ सिंह बने हैं यातायात प्रभारी और अजय वारे चौकी प्रभारी बनाए गए। एसपी एसआर भगत ने ये आदेश जारी किए हैं। पेंड्रा से बड़ी खबर सामने आई है, आपको बता दें, जहां बड़े प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। यहाँ पर प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिली, जहां 4 टीआई के तबादले हुए हैं, तो वहीं 3 एसआई के भी तबादले हुए हैं। गौरेला और पेंड्रा के थाना प्रभारी बदले गए हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप अग्रवाल फोन कॉल पर जुड़ रहे हैं। संदीप, पेंड्रा में प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है, टीआई और एसआई के तबादले किए गए हैं। जी, आपको बता दूं कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पुलिस विभाग में प्रशासनिक कसावट लाने के लिए पुलिस अधीक्षक एसआर भगत ने थाना प्रभारी के साथ साथ ही यातायात प्रभारी और चौकी प्रभारी में बदलाव करते हुए नए पदस्थापना आदेश जारी किए हैं, जिसका कि काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था। एसपी द्वारा जारी आदेश के अनुसार 4 टीआई और 3 सब इंस्पेक्टर के तबादले किए गए हैं, जिसमें 2 थाना प्रभारी, यातायात प्रभारी और 1 चौकी प्रभारी बदले गए हैं। नए आदेश के अनुसार अंजना केरकेट्टा गौरेला थाना प्रभारी होंगी, साथ ही महिला सेल प्रभारी भी बनी रहेंगी। वहीं रणछोड़ सिंगर पेंड्रा थाना प्रभारी बनाए हैं, जबकि सौरभ सिंह को यातायात प्रभारी और अजय वारे को कोटमी चौकी प्रभारी बनाया गया है। आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि निवर्तमान यातायात प्रभारी भूपेंद्र कुर्रे को यातायात प्रभारी पद से हटाते हुए पुलिस लाइन का मुख्य कार्यरक्षित निरीक्षक काम दिया गया है, जिसकी पुष्टि मतलब आपको बता दूं कि भूपेंद्र कुर्रे के खिलाफ काफी शिकायतें थी पूर्व में। जी संदीप, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। कई एसआई और टीआई के तबादले भी हुए हैं। आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और अब खबर रायपुर से है, जहां कई कार्यक्रमों में आज सीएम साय शामिल होने वाले हैं। हस्तशिल्प विकास बोर्ड के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ऊर्जा विभाग की बैठक लेंगे सीएम विष्णुदेव साय। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की प्रस्तुति भी होगी। सुशासन और अभिसरण विभाग की भी बैठक होगी। आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें सीएम साय शामिल होंगे। वहीं हस्तशिल्प विकास बोर्ड के कार्यक्रम में पहुंचेंगे सीएम विष्णुदेव साय। ऊर्जा विभाग की बैठक लेंगे और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की प्रस्तुति भी होगी। सुशासन एवं अभिसरण विभाग की भी बैठक होने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अगली खबर महतारी वंदन योजना से जुड़ी हुई है, जिसकी 16वीं किश्त जारी कर दी गई है और ये पैसे खाते में ट्रांसफर भी हुए हैं। 648 करोड़ रुपए। वहीं 69 लाख से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिला है। जल्द प्रदेश में नए रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल भी खोल दिए जाएंगे। 16 महीने में 10,433 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि को ट्रांसफर किया जा चुका है। ये राशि जारी की जा चुकी है और जल्द ही प्रदेश में नए रजिस्ट्रेशन के लिए भी पोर्टल खोल दिए जाएंगे। महतारी वंदन योजना का लाभ महिलाओं को लगातार मिल रहा है और ऐसे में अब एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मंत्री केदार कश्यप ने समीक्षा बैठक की है। रायपुर से खबर आपको बता दें, जहां सहकारिता विभाग की समीक्षा की गई। रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता के निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियों का गठन होगा। इस साल 1175 दुग्ध, 120 मत्स्य के गठन का लक्ष्य रखा गया है। खरीफ 2025 में करीब 77 करोड़ से ज्यादा के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मंत्री केदार कश्यप ने समीक्षा बैठक की है और सहकारिता विभाग की समीक्षा की है। और साथ ही देखिए, रायपुर में बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। प्रदेश में बड़े आंदोलन की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है। एक बार फिर से बड़ी खबर है, कांग्रेस जल्द ही प्रदर्शन की तारीखों का ऐलान भी करने वाली है। खाद की कमी पर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। सभी जिलों में कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। रायपुर से बड़ी खबर बता दें, जहां बड़ा आंदोलन करने जा रही है कांग्रेस और तैयारियां कर ली गई हैं। प्रदेश में बड़े आंदोलन की तैयारी में है कांग्रेस। बहुत जल्द प्रदर्शन की तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। खाद की कमी पर कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। रायपुर में सभी जिलों में कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपे जाएंगे। और वहीं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां आरटीओ विभाग की लापरवाही और भ्रष्टाचार के चलते लोगों की जिंदगी से खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। बिना ट्रायल, बिना किसी जांच के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस दिए जा रहे हैं और इसके एवज में वसूली जा रही है, वो भी तय शुल्क से कई गुना ज्यादा। ये पूरा मामला क्या है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। लाइसेंस के नाम पर गोरख धंधा, आरटीओ अफसर चुप, दलाल बेलगाम। अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये जरूरी नहीं है कि उसे गाड़ी चलाना आता हो। खासतौर पर अंबिकापुर में
क्योंकि यहाँ हर रोज सैकड़ों लोगों को बिना ट्रायल ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। आरटीओ दफ्तर के बाहर दलालों की पूरी फौज तैनात है, जो हर आने जाने वाले से फॉर्म भरवाने के नाम पर 1000 से 3000 रुपए तक वसूल रहे हैं। आरटीओ अंबिकापुर में दलालों का भी राज चल रहा है। आप देखिए, ये आरटीओ का क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी का कार्यालय है, आरटीओ का ये दफ्तर है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही इस कैंपस से आप बाहर निकलेंगे सड़क पे, और इस वक्त मैं सड़क पे हूँ, देखिए ये इस तरीके से जो अलग अलग एजेंट हैं आरटीओ के, उनकी यहाँ पर कम से कम दर्जनों की संख्या पर अलग अलग जो इनका सेंटर है वो अवैध तरीके से खुला हुआ है, इनके द्वारा संचालित किया जा रहा है। और यही आरटीओ अधिकारी और जो कस्टमर आता है लाइसेंस बनवाने, उसके बीच में मध्यस्थता करते हैं, दलाली का काम करते हैं। और अब ये भी देख लीजिए, ये है अंबिकापुर आरटीओ का ट्रायल ट्रैक, जो दरअसल एक ऊबड़ खाबड़ मैदान है। बारिश में यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन कागजों में यहीं ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है और इसके बाद लाइसेंस जारी कर दिए जाते हैं, वो भी बिना किसी असल ट्रायल के। अंबिकापुर में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको कोई ट्रायल देने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ट्रायल करने के लिए कोई जगह ही नहीं है। जो आरटीओ ऑफिस के पीछे का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पीछे के हिस्से पे देखिए, जिस मैदान पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, छोटा सा मैदान है, देखिए यहीं पर ट्रायल किया जाता है। आप देख रहे होंगे जहाँ तक घास आपको दिखाई नहीं दे रहा है, उसके बीच का जो हिस्सा है यही मैदान है, यही ट्रायल ट्रैक है, इसको कह सकते हैं। जबकि यहाँ पर जब तेज बारिश होती है तो पानी भर जाता है। देखिए किस तरीके से पानी का जो बहा हुआ है, यहाँ से ये सब गड्ढा दिखाई दे रहा है कि पानी जब यहाँ तेजी से आता होगा तो पूरा यहाँ पर पानी जमा हो जाता होगा। बोलेंगे मैं वर्जन दूंगा, ले लीजिए मेरा वर्जन, मैं ऑफिस में वर्जन दूंगा, मैं टीएल में हूँ, मैं ऑफिस में वर्जन दूंगा, बस बोल दिया ना। ये बता दीजिए, जो सुशासन में आप लोगों को कैंप लगाकर सर जो लाइसेंस बना रहे हैं सुशासन के तहत, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, इसको बता दीजिए। देखिए, मैं ऑफिस में वर्जन दे दूंगा, मैं अभी टीएल में हूँ। लाइसेंस जो बनता है सर, अपने यहाँ ट्रैक नहीं है उसका, बिना ट्रैक का आप लोग लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं, आपके साइन से जारी हो। मैं ऑफिस में वर्जन दे दूंगा, मैं टीएल में हूँ। आप ऑफिस में मिलते नहीं है सर? मैं ऑफिस में मिलता हूँ, आप आइए। आप ऑफिस से गायब रहते हैं हमेशा। लेकिन सवाल यही है कि जब लोग साफ साफ कह रहे हैं कि उनसे अवैध वसूली हो रही है, फिर भी जिम्मेदार चुप क्यों हैं? और यही वजह है कि बिना ट्रायल के जब लाइसेंस जारी किया जाता है और लोग उस लाइसेंस के आधार पर सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो सड़क हादसे का खतरा बढ़ जाता है। वीडियो रिस्पॉन्स यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। सरगुजा जिले के लखनपुर इलाके की 10 से ज्यादा गांव की सैकड़ों महिलाओं के साथ करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। ठगी करने वालों ने महिलाओं को झांसा दिया कि कुछ ही दिनों में उनका जमा किया गया पैसा डबल हो जाएगा और उन्हें बड़ा फायदा मिलेगा। महिलाएं इस झांसे में आ गईं और उन्होंने बैंक में जमा रुपए निकालकर वेलफेयर नामक चिट फंड कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। ठगी की शिकायत महिलाओं ने पुलिस अधिकारी से की और आरोपी को गिरफ्तार कर रुपए वापस दिलाने की मांग एसपी से की है। तो वहीं दूसरी तरफ अब शिकायत मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पूरे मामले की जांच करेंगे और ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, वो हमको बोला कि आप लोगों का पैसा जैसे 5000 जमा करेंगे तो हम 10,000 देंगे। तो हम लोग बैंक से अपने पैसा निकाल करके वहाँ जमा करने लगे। जब जमा करने लगे तो 2 साल 3 साल हो गया, तो बोला कि तुम लोगों को पैसा आ गया है तो निकाल दें। तो बोले हम लोग कि नहीं, फिक्स में रखना है सर। तो फिक्स में रखे, फिर फिक्स में रखे और फिर 1-2 महीना बाद में फिर अपना ज़मीन जगह बेच कर यहाँ से वो चला गया सर। हाँ, लगभग बोला जाए तो अंबिकापुर से तरफ उधर जितने गांव है ना, लगभग सभी गांव से ऐसे इकट्ठा कर रहे थे, पूरा लखनपुर तक। तो हम लोग रजपुरी कला के हैं ना, तो मतलब रजपुरी कला के निवासी जो है यहाँ पर कदम उठाए हैं, तो आवाज़ उठा रहे हैं।
तो और पता नहीं कितने गांव के लोग ऐसे किए होंगे, तो कितने गांव से ऐसे ठगा होगा। काम से आई हूँ कि वेलफेयर में पैसा जमा किए थे, फिर पैसा जमा किए, फिर वो लेके भाग गया। फिर उसके बाद हम लोग को लेके भाग गया और पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा तो हर महीना में 500 जमा कर रहे थे और 300 जमा कर रहे थे, और बोले कि नहीं मैं जमा करो, फिर उसके बाद तुम लोग को 2-3 साल के बाद इसमें फ़ायदा मिलेगा, ऐसे बोले। फिर हम लोग किए, फिर उसके बाद वो ऐसा ही करवाते रहते थे, फिर लेके भाग गया और घर भी बनाया था और बेचा, उस समय हम लोग को पता भी नहीं चला। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के कोनी क्षेत्र में 200 करोड़ की लागत से बना सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 6 साल के बाद भी अधूरा है। अब तक केवल 5 मंजिलों का काम पूरा हुआ है, जहां सिर्फ ओपीडी चलती है। सर्जरी के लिए मरीजों को सिम्स भेजा जाता है। डॉक्टरों और स्टाफ की नियुक्ति नहीं होने से महंगी मशीनें बेकार पड़ी हैं। सीपीडब्ल्यूडी की लापरवाही और शासन की उदासीनता ने इस अस्पताल को सिर्फ नाम का अस्पताल बना दिया है। सुपर स्पेशलिटी जो हमारा अस्पताल 29 अक्टूबर को जिसका उद्घाटन हुआ है, हम 4 कंसल्टेंट के साथ किए थे। आज हमारे पास 6 विभाग रेडी हैं, जिसमें 2 कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एक एसोसिएट प्रोफेसर है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर है। इस प्रकार हम अभी ओपीडी की सुविधाएं दे रहे हैं और प्रतिदिन हमारा 70 से 80 का ओपीडी हो रहा है। अभी ओपीडी कुछ कम हुए हैं, बारिश के कारण हो या जो भी है, और हमारे ओपीडीज काफ़ी बढ़ कि इस अस्पताल की नींव, इस अस्पताल की बुनियाद इसीलिए रखी गई थी कि यहाँ के मरीजों को लाभ मिलेगा। लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ जो 6 महीने से ओपीडी का संचालन शुरू हुआ है, वो डॉक्टर और यहाँ के संचालक जो है पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है सीपीडब्ल्यूडी ने अभी भी यहाँ 5वीं मंजिल से बाकी के जो काम है उसे आधा अधूरा ही कर रखा है, और इसके कारण ही एक तरफ अधूरा निर्माण और दूसरी तरफ जो है स्टाफ की कमी, वो परेशानी का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है। यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के संचालक बीपी सिंह ने पत्राचार किया है सिम्स के अधिष्ठाता को, शासन को, कि यहाँ जो है मरीज भर्ती किए जाएं और उनका इलाज किया जाए। लेकिन फिलहाल जो है उसका संचालन इसीलिए नहीं शुरू हो पाया है क्योंकि यहाँ जो है डॉक्टरों की कमी, स्टाफ की कमी है। इसके अलावा जो है जो डॉक्टर यहाँ रहेंगे इमरजेंसी में, उनके रहन सहन की व्यवस्थाएं और साथ ही मरीजों के परिजनों को जो आएंगे वहाँ, उनकी व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं हो पाई है। आने वाले समय में देखना होगा कि कब तक जो है यह अस्पताल बिलासपुर के लोगों के लिए शुरू हो पाता है। जैसा कि शासन ने कहा था, ये बिलासपुर के लिए वरदान साबित होगा, वो हो पाता है। कैमरामैन नीरज देवांगन के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।